नमस्कार। 8 बज चुके हैं और एक बार फिर हाजिर है हम आपके अपने शो में। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आज दिन भर के समाचारों पे। कांग्रेस द्वारा आज बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। उनका कहना ये था कि उनके नेता राहुल गांधी जी को बीजेपी के सोशल मीडिया के पोस्टर पर रावण के रूप में दिखाया गया है और उन पर अभद्र टिप्पणियां भी की गई हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो डर्टी ट्रिक्स हैं और चीप टैक्टिक्स हैं, बड़ी हेटफुल उनकी हरकतें हैं, जिसके तहत उन्होंने हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को एक पोस्टर में, जो सोशल मीडिया के बीजेपी के सोशल मीडिया पे पोस्टर में रावण का रूप बनाया है और उनको अभद्र भाषा से यहाँ को पुकारा है और कई ऐसी टिप्पणियाँ की हैं जो बहुत ही निंदनीय है। और इस देश की राजनीति को निचले स्तर पर 75 साल के इतिहास में ऐसा देखने को नहीं मिला गया कि विपक्ष के इतने बड़े नेता जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 104 साल पार्टी के, उनको इस तरह से डिपिक्ट करना, पेश करना, ये इससे घटिया राजनीति नरेंद्र मोदी जी की, जेपी नड्डा साहब के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस तरह का दुष्प्रचार विपक्ष के खिलाफ या किसी भी बड़े नेता के खिलाफ इस तरह का जो उनका व्यवहार है, उसके खिलाफ आज जोरदार प्रदर्शन है। रात को इसको देखा गया कि जिस तरीके से उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का काम शुरू किया है, बदले की भावना, नफरत और घृणा जो है वो जमहूरियत में अगर फैलाने का काम किया है, तो वो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी की, आज की भारतीय जनता पार्टी का जो रूप है, उसके खिलाफ हमारा रोष प्रदर्शन है कि इतने निचले स्तर पर इतने घटिया राजनीति में जो है वो मुलव्वस हो गए हैं कि वो मुकाबला नहीं कर सकते इंडिया अलायंस का और विपक्ष का, जिसके घबराहट और फ्रस्ट्रेशन में इस स्तर तक पहुंच गए हैं, जिसके खिलाफ आज यकायक जो है कांग्रेस में रोष है। हमारे देश व्यापी प्रोटेस्ट हर जगह हो रहे हैं। आज यहाँ भी प्रोटेस्ट है उसके खिलाफ कि इतने निचले स्तर तक देश की राजनीति, जो कि दुनिया में लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है, डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में एक दूसरे का विरोध हो सकता है लेकिन दुश्मनी नहीं हो सकती। इस तरीके से ये नफरत वाली बातें जो शुरू से उनका नारा था, कांग्रेस मुक्त, विपक्ष मुक्त, जिस तरह से ईडी, सीबीआई और दूसरे सारी एजेंसी का दुरुपयोग करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं, ये बहुत ही निंदनीय हैं। इनको हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और इसके खिलाफ हम जबरदस्त रोष प्रदर्शन जो है वो आज करेंगे और सब जगह सारे देश में इसका रोष प्रदर्शन होगा कि भारतीय जनता पार्टी की ये हरकतें। आज डोगरी का एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग रिलीज़ किया गया। हम आपको बता दें कि ये गाना आदित्य बानू द्वारा निर्देशित किया गया है और इस डोगरी गीत सोना डोगरी को रिलीज़ करने के लिए टीम जम्मू के चेयरमैन जोरावर सिंह और द परफॉर्मर की प्रेसिडेंट और सोशल एक्टिविस्ट ऊर्जा सिंह खास तौर पर मौजूद थी। इस गीत को बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है अमित कुंडल ने। उसमें अपनी आवाज़ का जादू भी अमित कुंडल ने चलाया है। सुना डोगरी का विधिवत तरीके कन्नै इत्थे विमोचन असें सारे ने मिलियै कीता। मैं सारे कोला पैह्ले ते अमित कुंडल म्यूजिक एंड फिल्म इंडस्ट्री दे एक टीम मैंबर ही बहुत बहुत मुबारकबाद देना और इस एल्बम च जिन्हें खास करिए एक योगदान दिता, इन्नी खूबसूरत एल्बम पेश की। मैं समझना कि सारे कोला पैह्ले ते डायरेक्टर आदित्य बानू जी की मुबारकबाद और उनके कन्ने के मैडम प्रवीण शर्मा की जी दूई एल्बम है, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्ट किया, परफॉर्म किया और गाने के बोल लिखे थे संजय जी ने और वजीर एक्स म्यूजिक के केवी जी, हिमांशु प्रजापति जी, सुशील शर्मा जी, साक्षी जी, माही डोगरा जी और MJ सनी जी, इनका सारे का विक्रम मेहता खासकर बड़े शाही सड़े और लेकिन बहुत ही अच्छा इनका अज इनका काम करने का जी एल्बम लिखी है। इं लगता नहीं कि साढ़े लोकल लैवल उपर ये कैमरा जो है वो चले दा, लगता कि बॉलीवुड और दूर नहीं है कि साढ़े आर्टिस्ट जोड़े साढ़े कन्नै बैठे थे ना सिर्फ जम्मू च नहीं गाने रिलीज़ करा दे बल्कि नेशनल लैवल उपर भी है अपनी इनकी परफॉर्मेंस जी है पेश कर रहे और इनकी परफॉर्मेंस ना सिर्फ जम्मू के डोगरे बल्कि जम्मू कश्मीर के जिन्हें भी बसनीक उन्होंने पूरे हिंदुस्तानी जोड़े इनकी कला ही जोड़ा वो एप्रीशिएट कर और अस उनके माध्यम से अपील करके सारे कि ये जोड़ा गाना यूट्यूब चैनल ऊपर भी उन्हें लॉन्च किया है। इसी सारे जने लाइक शेयर कर और अपना कमेंट्स
पॉजिटिव कमेंट्स करने, अपने अच्छे लाइक्स करने नहीं, आशीर्वाद दो, क्योंकि जम्मू के वो नौजवान कलाकार ने कि जेडे अलग अलग फील्ड च भी काम करा दे, लेकिन माँ बोली डोगरी की ओदी जेडी शनाखत है, ओदी जेडी आइडेंटिटी है, उसी अस कियां दिन ब दिन अगे लिए जाचे ओदे उपर काम करा दे। और असें इन्हीं आशीर्वाद इस तरीके कन्नै दे सकते हैं कि जिन्ना ज़्यादा अस इंदा काम कीते दा जेड़ा है वो लाइक और कमेंट्स करवाइए करके। और असें उम्मीद है कि साढ़े जेड़े नौजवान अमित कुंडल जी ने और अपनी प्राइवेट सेक्टर के अलावा इन्ना बेहतरीन काम करा दे, दिन रात प्रयास करा दे कि माँ बोली डोगरी की अस कियां होर अगे लेइयै जाचै। और अस सारे दिखने सुनने वाले, सारे डुग्गर प्रेमी, डोगरी भाशाई मां मनने वाले और अपने डुग्गर कन्नै प्यार करने वाले इयो उम्मीद करके तुंदे सारे कोला सबने शा कि तुस अपने कलाकार जेड़े न इन्हें अगर होर नवियां बुलंदियां देनियां तो इन्हें हमेशा सपोर्ट करो। और सपोर्ट का माध्यम उनका अपना। जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव तो हो ही रहे, लेकिन करगिल के अंदर चुनाव हुए। करगिल लद्दाख का एक हिस्सा, करगिल हिल काउंसिल, वहाँ चुनाव हुए हैं। 4 अक्टूबर को वहाँ पे मतदान हुआ। ये मतदान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस मतदान में, इस चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। और उसके साथ साथ इंडिया गठबंधन जो है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने भी मिलकर चुनाव लड़ा। सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी जो चीज़ है चुनावों में, अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए इन चुनावों को जीत जाती है तो उनका वो फैसला जो 5 अगस्त 2019 को किया था 370 और 35 से हटाने का, उस पे मोहर लग जाती है। यह माना जाता है कि लद्दाख के लोगों ने इस फैसले को मान लिया है और 2019 के बाद ये पहला करगिल हिल काउंसिल का चुनाव है। इस चुनाव में 26 सीटें हैं, जिसमें से 85 जो है कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जिसमें कांग्रेस के 22 और नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के 17 हैं। 4 आम आदमी पार्टी ने भी मैदान में उतारे हैं। जहां तक लद्दाख की बात करें, लद्दाख हमेशा ही जम्मू कश्मीर से अलग रहना चाहता था। वो हमेशा ही आरोप लगाता रहा कि लद्दाख, कश्मीर ने लद्दाख को खा लिया है, उसका जो हिस्सा है वो सारे का सारा हिस्सा जम्मू या कश्मीर खा जाता है। इसलिए हमेशा उनकी कोशिश रही है कि वो अलग हो जाए। पहले उन्होंने हिल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई लेह में, फिर करगिल में। उसके बाद उनकी यूटी की मांग थी कि वह यूटी बनाना चाहते थे। 31 अक्टूबर को 2 यूटी बनी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। एक बात समझने की है, लेह और करगिल दोनों जो खित्ते हैं, दोनों खित्तों में रहने वालों के मजहब और खान पान सब अलग है। यहाँ पे शिया आबादी ज़्यादा है मुसलमानों की, और बुद्ध धर्म के अनुयायी जो लेह में है। लेकिन सबसे बड़ी बात इनके लिए ये है कि जब कभी भी लद्दाख के बारे में कोई मांग होती है, इनका आपस में 36 का आंकड़ा है और उसके बाद भी उस मांग को लेके इकट्ठे हो जाते हैं। चाहे वो हिल डेवलपमेंट काउंसिल की मांग थी, चाहे यूटी की मांग थी, और अब ये पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। मैं आपको यह भी बता दूं, 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो उसका स्टेट सब्जेक्ट खत्म कर दिया गया था, डोमिसाइल बना, लेकिन लद्दाख के अंदर उन्होंने खत्म नहीं किया। उन्हें बाहरी लोगों को वहां रहने बसने से, काम करने से, नौकरियां करने से मना कर दिया। आज भी जो वहां प्रायोरिटी है
लद्दाख के लोगों की है। ये एक बहुत बड़ी बात है। हम दूसरी खबर की बात करते हैं। पाकिस्तान की कायराना हरकत पे वो अभी भी बाज नहीं आ रहा। कल बनिहाल में, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में बनिहाल में 15 साल के साहिल डार को मार दिया गया। कब तक ये कत्लेआम चलता रहेगा? आज जम्मू में शिवसेना बालाजी ठाकरे के मुनीश सहनी ने पाकिस्तान के विरुद्ध प्रदर्शन किया और चेतावनी दी इस हरकत से बाहर आने, और उन्होंने कहा कि हम उस परिवार के साथ खड़े हैं। उसके साथ साथ उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मांग की कि उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि की सहायता की जाए। बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई का आज हमने यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया है, पाकिस्तान का पुतला फूका है। सबसे पहले तो कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक 15 वर्षीय जो मासूम साहिल डार की जो निर्मम हत्या कर दी गई है, उस पर हम शोक प्रकट करते हैं, गहरा दुख प्रकट करते हैं, उसके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से उन्हें 1 करोड़ रुपए की उसके परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग करते हैं। देखिए, आज आतंकवाद इंसान और इंसानियत का दुश्मन बन चुका है। वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसका कोई मजहब, कोई धर्म नहीं है। तमाम जातियां और धर्म उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। लगातार जो कश्मीर के अंदर जो है किलिंग हो रही है, चाहे वो हिंदुओं की हो, मुसलमानियों की हो, ये साबित करती है कि आतंकवाद इंसानियत का दुश्मन बन चुका है। और ये तमाम उनकी नापाक और कायराना हरकत जो है वो पाकिस्तान के इशारे पर चल रही है। केंद्र की मोदी सरकार जो लगातार ये दावा करती है कि कश्मीर के हालातों में सुधार हुआ है, आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है, वो भी पिछले 2 साल के आंकड़े अगर देखे जाए तो ये तमाम दावे जो है खोखले साबित होते हैं। आज हम देश के प्रधानमंत्री से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि पाकिस्तान को कड़े शब्दों के अंदर इसका जवाब दिया जाए, सख्ती के साथ पाकिस्तान पर प्रहार और कड़ा प्रहार किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के खात्मे के बिना कश्मीर के अंदर शांति बहाली जो है वो संभव नहीं है। इसी तरह एक और बड़ी खबर है। चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के जो हैं, उन्होंने कहा है कि जितनी भी यहां पे बैकडोर एंट्रीज हुई हैं वो पिछली सरकारों की देन थी जो हम भुगत रहे हैं। इस पे पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि तब भी आप चीफ सेक्रेटरी थे, अब भी आप चीफ सेक्रेटरी हैं। आपके चीफ सेक्रेटरी के बनते हुए जो कुछ हुआ है उसकी जांच क्यों नहीं करवा रहे? चीफ सेक्रेटरी के होते हुए आपके पास अब सब कुछ है, ईडी है, सारी जितनी भी एजेंसीज हैं सब आपके पास है, अब जांच क्यों नहीं करवाते? कहीं एग्जामिनेशंस में धांधलियां हो रही हैं, कहीं नौकरियों में धांधलियां हो रही हैं, ये सब तो आपके होते हुए हो रही है ना, इसकी भी जांच करवाएं। चीफ सेक्रेटरी साहब को तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। इसका मतलब है कि वो जो हेड है इस वक्त चीफ सेक्रेटरी साहब, वो बैकडोर अपॉइंटमेंट जो लोग हैं उनको हेड कर रहे हैं वो। और अगर ऐसी है तो वो बताएं ना किसने किया है, क्योंकि बैकडोर अपॉइंटमेंट तो उसमें ऑफिसर इन्वॉल्व होते हैं। ये तो सारा ईडी, सीबीआई, एनआईए सब इनके पास है। उसकी इंक्वायरी करके जो उस पर रिस्पॉन्सिबल होंगे उनको, उनके खिलाफ एक्शन हो। पर पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ये जवाब दें कि जो अभी तक रिक्रूटमेंट हुई है इनके टेन्योर में, चाहे वो एसआई हो, चाहे जेई हो, चाहे वो जल शक्ति में हो, चाहे वो फिनांस में हो, जिसमें कई जगहों पे एपटेक जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इन्होंने इंगेज करके उन नौजवानों का बेड़ा गर्क कर दिया। सब अदालत के चक्कर काट रहे हैं अभी तक। वो स्कैम किसके टाइम में हुआ है? जल शक्ति में जो खुद ऑफिसर है अशोक परमार, जिसने ये इल्ज़ाम लगाया कि 13,000 करोड़ का घपला किया है इस सरकार ने, उसके बारे में चीफ सेक्रेटरी बात करें। जो आपका आयुष्मान भव है स्कीम है जिसमें 800 करोड़ रुपए का घपला हुआ है, उसके बारे में चीफ सेक्रेटरी बात करें। हाइडल प्रोजेक्ट जिसमें कहते थे कि उसमें लेन देन 100 करोड़ का हुआ है, वो तो वही लोग काम कर रहे हैं।
ऊपर से लेके तक नीचे तक ये सरकार जो चल रही है वो करप्शन में लथपथ है। और सबसे ज़्यादा जुल्म जो हो रहा है इस वक्त यहाँ के बेरोजगार नौजवानों पे हो रहा है, क्योंकि उनकी जो रिक्रूटमेंट जिसके लिए वो इतनी दिन रात मेहनत करते हैं उसमें घपले होते हैं और अदालत में जाके सारा सिलसिला बैठ जाता है। वो ओवरएज हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या ड्रग खाते हैं। तो ये मुझे तो लगता है यू शुड बी अशेम्ड टू से सच अ थिंग। और अगर ऐसी बात सच है तो एक्शन ले लें। एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया यहाँ हर चीज़ का। नौकरी तो दे नहीं सकते, नौकरियों से लोगों को निकालते हैं रोज रोज, और जो देना चाहते हैं वहाँ पर उसमें घपले करते हैं, वहाँ पर ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को एम्प्लॉय करते हैं, जिससे यहाँ के नौजवानों का सारा रोजगार पिछले 2019 से मुझे बताइए किसको नौकरी मिली होगी? किसी गिने चुने बाहर से जो लोग आए हैं, यहाँ के तो किसी को नहीं मिली। बल्कि यहाँ का जो है, यहाँ जो बेचारे गरीब लोग, टैक्सी वाला, ऑटो वाला, जम्मू में की मैं बात करूँ इस वक्त, अगर वो कोई काम करता था उसको अब ये पार्किंग भी इन्होंने प्राइवेटाइज किया, रेलवे में भी पार्किंग को प्राइवेटाइज किया। कहाँ से वो इतना पैसा लाएगा फिर देगा? ये ओला और उबर तो ठीक है, मगर यहाँ के लोगों का सोचिए वो क्या करेंगे जिनके पास गाड़ियाँ हैं। इन्होंने तो सिरे से ही लोगों को बेरोजगार कर दिया है। और 2.5 लाख है तो बता दे कौन है वो मुलाजिम। उन्हीं के जरिए इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं ना, उन्हीं मुलाजिमों के जरिए जो 2.5 लाख है। टोटल तो 3 लाख से 4 लाख मुलाजिम है, उसमें 2.5 लाख माइनस कर लीजिए। तो ये सारा सिस्टम तो उन्हीं मुलाजिमों से चलता है जिनको ये बैकडोर एंट्री की बात करते हैं। He is a loose tongue. He should not make such loose talk. और कोई मैडम ऐसी और रिपोर्ट दूसरी बात, कितने सिटिंग इस वक्त कमिश्नर सेक्रेटरीज हैं जिनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस और सीबीआई की इंक्वायरी इस वक्त चल रही है? बताइए कितने सारे लोग हैं इससे? क्या कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी साहब? व्हाट इज ही डूइंग? अगर आपके चीफ सेक्रेटरी, जो आपके सेक्रेटरी हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, जो सारा काम काज चलाते हैं, अगर उनके खिलाफ खुद करप्शन के चार्जेस और सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, तो ये चीफ सेक्रेटरी किस चीज़ के हैं कि उन्हीं अफसरों के ऊपर चीफ सेक्रेटरी बने हुए हैं? आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नमस्कार।